बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटे यूनिट 1 खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 1 के ट्रांसलेशन और सिनोनिम। देखें, जब आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है आपके लिए ट्रांसलेशन जब हम थॉरली पढ़ते हैं तो उसको हम सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए नहीं पढ़ते, उसको हम क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ेंगे, एमसीक्यूज के लिए पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम उनको पढ़ेंगे, ग्रामर के लिए हम उनको पढ़ेंगे, वोकैब यानी कि सिनोनिम्स के लिए, और हम उनको डेफिनेटली पढ़ेंगे किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होंगी, सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही होंगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इन लाइंस को, इन पैराग्राफ्स को, इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए पढ़ना है। हमारा जो मेजर कंसर्न रहेगा वो नंबर 1 तो ट्रांसलेशन है ही। ट्रांसलेशन के साथ हमारे पास क्वेश्चन आंसर रहेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए हमें इंफॉर्मेशन डेफिनेटली चैप्टर में से चाहिए होगी। उसके साथ हमारे पास वोकैब रहेगी, यानी कि सिनोनिम्स की हम बात करेंगे, फिर हम फिल इन दी ब्लैंक्स एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें, और इन सारी चीजों के साथ जो चीज पैरेलल चल रही होगी वो क्या चल रही होगी, ग्रामर चल रही होगी। तो ये सारी चीजें इकट्ठी चलेंगी, तो हम सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे और हम अपने पैराग्राफ को, अपने चैप्टर को क्या करेंगे, पैराग्राफ में तो डिवाइड किया गया आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन हम इसे एक एक सेंटेंस में डिवाइड करके, ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ है, इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज सराउंडेड बाय एरिड हिल्स। देखें, इस पूरे पैराग्राफ में जो मैं आपको सबसे पहले फ्रेज में आपके पास वर्ड लिखा हुआ है ना, हिजाज। हिजाज को उर्दू में हम लिखेंगे कुछ यूं करके, और ये हिजाज याद रखिएगा इज अ नेम ऑफ टेरिटरी, एक टेरिटरी का नाम है, एक इलाके का नाम है। मैं आपको नक्शे पे दिखा देता हूं। देखें, ये जो आपको डार्क कलर में नजर आ रहा है ना, ये जो डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है, और ये बड़ा सारा हिजाज लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, इस एरिया को, इस टेरिटरी को हम क्या बोलते हैं, हिजाज बोलते हैं। और यहां पर आपको नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नजद। नजद बेसिकली ओल्ड नेम है किसका, सऊदी अरेबिया का। अब नजद का जो मॉडर्न नेम है, यानी कि न्यू नेम है, जिसको हमने जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, वो हमारे पास क्या है, सऊदी अरेबिया। ये हिजाज जो है ये मुस्लिम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि इसमें दो जो हमारे बड़े ही मुकद्दस मुकामात हैं वो हमारे पास इसी एरिया में है, इसी टेरिटरी में है। उसमें एक हमारे पास मक्का मुकरमा यानी कि काबा शरीफ है, और दूसरा हमारे पास मदीना मुनव्वरा यानी कि मस्जिद नबवी है। तो दो शहर हमारे मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से, इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये बर्थ प्लेस है इस्लाम की, ये बर्थ प्लेस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बर्थ प्लेस है अल्लाह के आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस एरिया को, इस टेरिटरी को हम क्या बोलते हैं, हिजाज बोलते हैं। ये मैंने आपको नक्शे पे इसलिए दिखाया क्योंकि जब आप नक्शे में चीज़ों को देखते हैं ना, मैप में, जब आप फिजिकली विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, तो जुबानी चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, या जहन नशी करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब भी अगर आप सारी जिंदगी के लिए जैसे ही आपके जहन में हिजाज का वर्ड आएगा, नजद का वर्ड आएगा ना, तो आपको याद रहेगा कि नजद जो है इज अ न्यू नेम फॉर सऊदी अरेबिया, और जो हिजाज है वो एक टेरिटरी है रेड सी के साथ साथ, रेड सी के साथ साथ किनारे पर, जिस टेरिटरी में मदीना, मक्का और जद्दा जैसे शहर मौजूद हैं। तो आगे चलते हैं और हम अपने पैराग्राफ को एक एक सेंटेंस में डिवाइड कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज। अब देखें, हिजाज मैंने आपको बता दिया कि हिजाज हम किसे बोलते हैं, इधर टेरिटरी नेम, एक टेरिटरी का नाम है, एक इलाके का नाम है जो रेड सी के किनारे पर है, जिसमें मक्का, मदीना और जद्दा जैसे शहर हैं। उसके बाद देखिएगा रीजन। रीजन हम किसको बोलते हैं, रीजन हम बोलते हैं हिस्से को, रीजन हम बोलते हैं इलाके को। और रीजन के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत हमारे पास वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं खिता। खिता मतलब अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, हिस्सा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साउथ वेस्टर्न। अब देखें,
साउथ, आप चारों डायरेक्शंस के नाम को अच्छे से जानते होंगे। साउथ आप किसको बोलते हैं? जनूब को। उसके बाद आप नॉर्थ किसको बोलते हैं? शुमाल को। आप ईस्ट किसको बोलते हैं? मशरिक को। और आप वेस्ट किसको बोलते हैं? मगरिब को। ऐसे ही होता है ना हमारे पास। लेकिन फिर हमने टेरिटरी बतानी होती है, हमने ज्योग्राफिकल एरिया बताना होता है। तो ज्योग्राफिकल एरिया कुछ इस तरह बताया जाता है, जैसे साउथ को तो हम ट्रांसलेट करेंगे ही जनूब, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर वेस्ट होता तो हम मशरिक लिखते, लेकिन वेस्टर्न का मतलब है मशरकी। यानी कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे पूरे वर्ड को, तो ये क्या बनेगा? जनूब मशरकी, ठीक है। तो और पूरे फ्रेज का ट्रांसलेशन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी, इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मशरकी खित्ता में, हिजाज के जनूब मशरकी खित्ता में। देखिए, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपने याद रखना है, जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी होती। मतलब जैसे इंग्लिश में लिखा गया वैसे ही आप उर्दू में नहीं लिखेंगे। अगर वैसे लिखेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन तो यूं बनेगी, में जनूबी मशरकी खित्ता का हिजाज। अब ये तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बन गई ना हमारे पास। हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, याद रखिएगा। उसके लिए जरूरी नहीं है अरेंजमेंट वही रहे जो इंग्लिश में है, तो हम अरेंजमेंट को चेंज करेंगे अपनी वोकैब के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से। और सबसे ज्यादा जरूरी जो ये हमारा पहला चैप्टर है, चूंकि ये हमारे सरदार, ये कायनात के सरदार, कायनात के मालिक जो हमारे सरवरे कोनैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, तो इस पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी अमल रहेगा ना, जो हमारा खासा रहेगा ट्रांसलेशन का, कैरेक्टरिस्टिक रहेगी और क्वालिटी रहेगी हमारी ट्रांसलेशन की, उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहेगी ना बेटे, वो याद रखिएगा, वो एहतराम रहेगा, यानी कि रिस्पेक्ट रहेगा। हमारी ट्रांसलेशन अगर हमें कहीं पर इंग्लिश उर्दू में नोक-झोंक करनी पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हम कहीं पर भी जो एहतराम का एलिमेंट है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, मोहब्बत का एलिमेंट है, वो हमारी उर्दू में कहीं पर भी ट्रांसलेशन में नहीं जाना चाहिए। तो आगे चलते हैं, इन द साउथ वेस्टर्न। अच्छा, अब ये जो रीजन वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप इस रीजन को इंग्लिश में इसके सिनोनिम देखेंगे तो देखिए, रीजन के सिनोनिम हमारे पास होते हैं, हम बोलते हैं एरिया को, ठीक है, एरिया मतलब इलाका, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे एक बड़ा खूबसूरत वर्ड बोलते हैं, और खास तौर पे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, वो इस वर्ड को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? काउंटी बोलते हैं। काउंटी का मतलब, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्रिकेट खेलने वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, वो एक वर्ड बोलते हैं, यार काउंटी क्रिकेट चल रही है, फलां जो प्लेयर है ना, वो फलां मुल्क की काउंटी क्रिकेट खेलने गया हुआ है। काउंटी क्रिकेट खेलने का मतलब क्या है? इलाकाई, इलाका, हिस्सा, ठीक है। उसके बाद काउंटी हम किसको बोलते हैं? हिस्सा को बोलते हैं, इलाका को बोलते हैं, खिता को बोलते हैं। इसी तरह आप इसकी डिफरेंट ट्रांसलेशन मतलब डिफरेंट सिनोनिम लिख सकते हैं। आप इसको डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी हम किसको बोलते हैं? इलाका को बोलते हैं, खिता को बोलते हैं, एरिया को बोलते हैं, पीस ऑफ लैंड को बोलते हैं। उसके बाद चलेंगे सराउंडेड। आप देखें, सराउंड का मतलब हमारे पास क्या होता है? इर्द गिर्द। सराउंडेड का मतलब है दरमियान में, चारों तरफ घिरा हुआ, ठीक है। सराउंडेड का मतलब हमारे पास वैसे क्या है? दरमियान में, मतलब दरमियान में मतलब घिरा हुआ, ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। जैसे अगर आपको याद हो, मतलब याद नहीं हो, मैं आपको बता देता हूं, 3 चीजों के बारे में आप याद रखेंगे। जैसे नंबर 1 आपके पास होता है, नंबर 1 आपके पास एक वर्ड होता है आईलैंड। आईलैंड आप किसको बोलते हैं? आईलैंड आप बोलते हैं जजीरे को। आइलैंड आप किसको बोलते हैं? जजीरे को। और जजीरा किस पीस ऑफ लैंड को बोलते हैं? ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, जहां पर चारों तरफ क्या हो? पानी हो, और दरमियान में खुश्की हो, यानी कि दरमियान में क्या हो? खुश्की हो, चारों तरफ पानी हो, दरमियान में जमीन हो, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं बेटे? जजीरा बोलते हैं। इसका मतलब कि जजीरे में जो लैंड है वो सराउंडेड होती है किससे? वाटर से। इसी तरह आप एक और वर्ड बोलते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए फॉर लाइफ टाइम, वो वर्ड है ओसिस। ओसिस हम किसको बोलते हैं? निखलिस्तान को। बड़ा खूबसूरत वर्ड है। ओसिस हम किसको बोलते हैं? निखलिस्तान
निखलिस्तान को, खुदा की कुदरत में से एक कुदरत की निशानी है अल्लाह ताला की। जैसे देखें ओसिस हम किसको बोलते हैं, ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ हमारे पास क्या होती है, चारों तरफ रेत होती है, चारों तरफ रेत ही रेत है, वीराना है, बंजर है, सूखा है, ड्राई है, और दरमियान में हमारे पास हरियाली हो, दरमियान में दरख्त लगे हुए हो, दरमियान में पानी मौजूद हो। मतलब एक कंट्रास्ट है, चारों तरफ रेत है और दरमियान में पानी है, दरमियान में फसल लगी हुई है, फल लगे हुए हैं, हरियाली है। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं। OASIS, ओसिस। उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, निखलिस्तान बोलते हैं। फिर आप एक और वर्ड भी जानते हैं, देखिए आप एक और वर्ड को क्या जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैली। वैली हम किसको बोलते हैं, वादी को। वादी का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई हो, जिसके चारों तरफ क्या हो, पहाड़ हो, बड़े बड़े पहाड़ हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, और दरमियान में नीचे कहीं पर रहने की जगह हो, एरिया हो, घर बने हुए हो। तो ऐसी जगह को बेटे हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, यानी कि वादी बोलते हैं। मतलब तो तीन वर्ड्स हो गए। अगर आप बोलेंगे आइलैंड, तो आइलैंड वो जमीन है जो सराउंडेड होती है पानी से। ओसिस वो हरियाली वाली जगह है जो सराउंडेड होती है रेत से, बंजर से। और वैली वो जगह है जो सराउंडेड होती है किससे, पहाड़ों से। तो सराउंडेड का वर्ड ज़हन में रखिएगा। सराउंडेड का मतलब होता है घिरे हुए होना, चारों तरफ मौजूद होना, एक किसी चीज का वाक्य होना। उसके बाद है हमारे पास वर्ड एरिड। एरिड याद रखिएगा, एरिड हम किसको बोलते हैं, एरिड हम बोलते हैं खुश्क को। खुश्क मतलब जहां पर पानी ना हो, ठीक है, बंजर को, बंजर, खुश्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो जमीन जो जरखेज नहीं होती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिड बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो इंग्लिश में आप इसे क्या बोलेंगे, एरिड आप ड्राई को बोल सकते हैं। और खुश्क का मतलब जहां पर पानी नहीं है, तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वाटरलेस। मजीद वर्ड यूज करना चाहें तो जैसे देखें हमारे पास वर्ड होता है फर्टाइल। अगर आप फर्टाइल में जाएंगे तो फर्टाइल का ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब क्या है, जो जमीन जरखेज नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और वर्ड यूज होता है बैरन। बैरन जमीन भी हम उसको बोलते हैं जो बेआबाद होती है, वीरान होती है, बंजर होती है, ठीक है। तो बहुत सारे मीनिंग हमारे पास चलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को आस्ता आस्ता ट्रेन करें, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करें। किस चीज के लिए, कि हम सिनोनिम्स को समझना, सिनोनिम्स को जोड़ना, वोकैब को एक दूसरे के साथ जोड़ने को ट्रेन करें, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इस फ्रेज की ट्रांसलेशन हमारे पास चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास वर्ड है हिल्स। हिल्स आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं, पहाड़ियों को बोलते हैं। तीन वर्ड वैसे याद रखिएगा आप यहां पर भी। और तीन वर्ड्स आपके पास कौन से हैं, देखिए पहला वर्ड आपके पास बेटे होता है माउंटेन। माउंटेन हम किसको बोलते हैं, पत्थर के बड़े पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन, पहाड़ बोलते हैं। उसके बाद अगर पथरीली जगह है और छोटी जगह है तो देन हम उनको बेटे क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं हिल। हिल मतलब पहाड़ी। और फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यून। ड्यून का मतलब याद रखिएगा हम क्या बोलते हैं, जो रेत के टेले होते हैं ना, जो रेत के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। देखिए पत्थरों के पहाड़ होंगे ना, तो देन हम पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, पहाड़ियां। और पत्थर के बड़े बड़े होंगे तो डेफिनेटली हम उन्हें क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। लेकिन अगर रेत के छोटे छोटे पहाड़ होंगे ना, तो हम उनको पहाड़ नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं ड्यून्स। ड्यून्स मतलब रेत के टेले। किससे बने हुए होंगे, सैंड से बने हुए होंगे, रेत के टेलों को बोलते हैं। तो सराउंडेड बाय एरिड हिल्स का मतलब क्या है, कि खुश्क पहाड़ियों के, यानी कि बंजर पहाड़ियों के दरमियान में। सराउंडेड मतलब बंजर पहाड़ियों से घिरा हुआ, बंजर पहाड़ियों के दरमियान में। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लाई। लाई आप याद रखिएगा, लाइज का मतलब क्या होता है, वाक्या होना। लाइज का मतलब हमारे पास क्या होता है, वाक्या होना, यानी कि मौजूद होना, ठीक है, वाक्या होना या मौजूद होना। द सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, सेक्रेड हम बोलते हैं मुकद्दस को, सेक्रेड हम बोलते हैं पाक को, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो रिलेटेड होती है अल्लाह ताला से, खुदा से, जिसके लिए हम वर्ड बोलते हैं, हम बोलते हैं खुदाई, या हम वर्ड बोलते हैं इलाही। इसको, इसके लिए भी हम या तो सेक्रेड का वर्ड यूज करते हैं या हम डिवाइन का वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सेक्रेड का वर्ड हमारे पास, अगर हम इसके सिनोनिम में जाएंगे तो सेक्रेड का मतलब क्या होगा, होली। सेक्रेड का मतलब क्या होगा, ब्लेस्ड, मतलब मुकद्दस, पाक को बोलते हैं। और अगर आप मजीद इसके सिनोनिम देखना चाहेंगे तो इलाही और
खुदाई के सिलसिले में आप इसके जो सिनोनिम देखेंगे वो कौन सा वर्ड होगा, डिवाइन, समथिंग विच इज रिलेटेड टू अल्लाह अलमाइटी, विच इज फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी, जो अल्लाह ताला की तरफ से है। सिटी ऑफ मक्का, तो कहता है जी लाइज द सीक्रेट सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है, मक्का का मुकद्दस शहर मौजूद है। उसके बाद कहता है जी आगे द बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस का मतलब क्या है, जाए पैदाइश, जाए पैदाइश का मतलब क्या है, पैदाइश की जगह जहां पर वो पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद कौन पैदा हुए जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम। उसके बाद है जी द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, और द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह का मतलब क्या, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल। अब देखें, अब हमने वन बाई वन करके इसको टुकड़ों में भी देख लिया, वन बाई वन करके इसके मीनिंग भी देख लिए, सिनोनिम भी देख लिया। जैसे मैं दोबारा से जल्दी से दोहरा देता हूं, हमारे पास है इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मशरकी खित्ता में, सराउंडेड बाय एरिड हिल्स, बंजर पहाड़ियों के दरमियान, लाइज द सीक्रेट सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है, द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अच्छा अब देखें, जब आप इसको सीक्वेंस वाइज ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उर्दू ट्रांसलेशन नहीं बना सकेंगे। हमें इसकी प्योर उर्दू ट्रांसलेशन बनानी है। आपने वो रटी रटाई, वो बनी बनाई ट्रांसलेशन नहीं लिखनी। वो ट्रांसलेशन आप लिख तो लेंगे टुकड़ों टुकड़ों में कर करके, लेकिन उसके नंबर नहीं आपको मिलने वाले। वो जैसे होता है ना, समटाइम्स होता है बच्चा आके कहता है सर मैंने पैराग्राफ की बिल्कुल वही ट्रांसलेशन लिखी जो मेरी की बुक में लिखी हुई थी, या जो हमें टीचर ने बताई थी, या जो आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है एआई से बनी हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई थी, और मैंने ना सर 15 में से मुझे तो नंबर मिले हैं 6, जबकि इस बच्चे ने ट्रांसलेशन किया और इस बच्चे के नंबर आए हैं 15 में से 14 या 15 में से 15 ही आए हैं। तो बेटे याद रखिएगा, जब आपने ट्रांसलेशन करनी है ना, तो ट्रांसलेशन का मतलब पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, टुकड़ों को ट्रांसलेट करना नहीं होता। फर्ज करें अगर मैं टुकड़ों में ट्रांसलेट करूं तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन पता क्या बनेगी, जो अक्सर आपकी की बुक्स में भी लिखी होगी और आपने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। ट्रांसलेशन बनेगी कि हिजाज के जनूब मशरकी हिस्सा में खुश्क पहाड़ियों, बंजर पहाड़ियों के दरमियान मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, जो कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। बेटे ये इसकी बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन हमने कुछ यूं बनानी है, गौर से पढ़िएगा, देखिएगा, अल्लाह के आखिरी रसूल, यानी कि जो आखिरी वाला सेंटेंस का पार्ट है उसकी ट्रांसलेशन हमने बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में करनी है। हमने सेंटेंस का स्टार्ट ही यहां से लेना है। अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, और जाए पैदाइश का मतलब कौन सा लाइन आ गई हमारे पास, द बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, मुकद्दस शहर मक्का। अब ये किसकी ट्रांसलेशन आ गई हमारे पास, सीक्रेट सिटी ऑफ मक्का, मुकद्दस शहर मक्का, हिजाज के जनूब मशरकी खित्ता में। अब दूसरे नंबर पर हम इस वाले हिस्से को इंक्लूड करेंगे, हिजाज के जनूब मशरकी खित्ता में बंजर पहाड़ियों के दरमियान में वाक़या है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको बेटे हम बोलते हैं एक सेंटेंस को दूसरी लैंग्वेज के सेंटेंस में ट्रांसलेट करना। आपने टुकड़ों वाली ट्रांसलेशन नहीं करनी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, उसके नंबर नहीं मिलने, आपको याद रखिएगा। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमारे पास ये चलेगी, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, मुकद्दस शहर मक्का, हिजाज के जनूब मशरकी खित्ता में बंजर पहाड़ियों के दरमियान में वाक़या है। ये वो ट्रांसलेशन होगी जो आपके लिए याद रखना आसान होगी, करना आसान होगी, लिखना आसान होगी, और नंबर मैक्सिमम आएंगे आपके पास। जितने मैक्सिमम नंबर इसके मिल सकते हैं वो आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम टुकड़ों में नहीं करेंगे, हम प्रॉपर ट्रांसलेशन करेंगे। और पूरी ट्रांसलेशन के दौरान पहले चैप्टर में जिस चीज का हमने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो मैंने आपको क्या बताया, वो क्या है, वो एहतराम है, और एहतराम किस हस्ती का है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती का। तो ये आपके पास पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन है। आपने करना क्या है, नोटबुक हाथ में रखनी है लेक्चर के दौरान, और आपने ट्रांसलेशन खुद लिखनी है अपने हाथों से।
जब तक ट्रांसलेशन आप अपने हाथों से अपनी नोटबुक पर नहीं लिखेंगे, बिलीव मी, आपको ट्रांसलेशन ना तो कभी याद होनी है ना ही कभी तैयार होनी है। तो पहले सेंटेंस की ट्रांसलेशन है, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मुकद्दस शहर मक्का हिजाज के जनूब मशरकी खित्ता में बंजर पहाड़ियों के दरमियान में वाक़या है। ये ट्रांसलेशन आपने लिखनी है, अपने हाथों से लिखनी, अदरवाइज ये ट्रांसलेशन आपको कभी भी याद नहीं होने वाली। देखिए सिनोनिम और ट्रांसलेशन आपको तब तैयार होगी, तब याद होगी जब आप इसको खुद अपने हाथों से लिखेंगे। उसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन है बोर्न। बोर्न का मतलब आप जानती हैं पैदा होना। इन 57 AD। अब ये जो AD है ना, याद रखिएगा, आप दो वर्ड्स पढ़ते होंगे, एक वर्ड आप पढ़ते होंगे AD और एक वर्ड आप पढ़ते होंगे BC। देखें, अगर आप हिस्ट्री को टाइमलाइन ड्रा करें ना, तो जो हजरत ईसा का दौर रहा है ना, जो हजरत ईसा का दौर रहा है, जीसस क्राइस्ट का दौर रहा है, हजरत क्राइस्ट का दौर रहा है, हजरत ईसा का जो दौर है, उस दौर को निकाल दें आप, ठीक है। तो उससे पहले वाले टाइम के साथ क्या लिखा जाता था? BC, और उसके बाद वाले टाइम के साथ क्या लिखा जाता है? AD। तब क्या होता था? साल कम होते थे, और अब क्या होता है? साल बढ़ते हैं। ये वैसे हैरानगी वाली बात, मैं मतलब आपको बताता हूं। अगर कोई शख्स हजरत ईसा के दौर से पहले पैदा हुआ ना, और अगर वो पैदा हुआ लेट्स सपोज 2000 में, ठीक है, तो 2000 के बाद जब उसकी उम्र बढ़ेगी ना, तो उसकी उम्र 2001 नहीं होगी, उसकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र 1999 होगी। मतलब तब साल कम होते थे। BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब यहां पर अगर 1 साल था तो यहां पे 2, 3, 4, 5, मतलब ये इस तरह चलेंगे, ठीक है। ये कम होंगे साथ साथ, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चलेंगे कि 5, 4, 3, 2, जितना पहले आप बात करेंगे उतने कम की बात करनी है आपने, इसको ऑपोजिट लिखना है आपने, ठीक है। और यहां पर हमारे पास देखिए, यहां पर क्या होता था? 2001 के बाद 2002 आता है ना, ठीक है। तो यहां पर तो बारे मतलब, तो अगर हम बोलेंगे AD, तो इसका मतलब है आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ये वाकया जो हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है 571 आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 571 ईस्वी में। ईस्वी का मतलब चूंकि हजरत ईसा से रिलेटेड है, तो इसलिए हम उसको, हमारा जो कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर है? जीसस क्राइस्ट की बर्थ पे चल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ईस्वी कैलेंडर, ठीक है। तो जैसे अभी आप बोलेंगे ना 2025 चल रहा है हमारे पास, तो 2025 के साथ आप क्या लिखेंगे? AD लिखने का मतलब क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि आज हजरत ईसा को इस दुनिया से पर्दा फरमाए कितने साल हो गए हैं? 2025 साल हो गए हैं। उसके बाद आगे चलेंगे इन द नोबल। अब नोबल वर्ड आप समझते हैं, नोबल हम किसको बोलते हैं? नोबल हम बोलते हैं शरीफ को, नोबल हम बोलते हैं इज्जतदार को, नोबल हम बोलते हैं नेक को। ऐसे होता है ना हमारे पास। नोबल हम किसको बोलते हैं? नोबल हम बोलते हैं शरीफ को। जैसे उर्दू में आपके पास एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है मुअज्जिज। मुअज्जिज का मतलब आपके पास क्या होता है? रिस्पेक्टेड, इज्जतदार, ठीक है, जिसकी इज्जत की जाए, लोग इज्जत करें। हाईली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, जिसके लिए आप उर्दू में एक वर्ड लिखते हैं, जिसमें आप उर्दू में एक वर्ड लिखते हैं इंतहाई। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड यूज होते हैं ना, कुछ वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं जो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है वेरी का, जैसे हमारे पास वर्ड है मच का, जैसे यहां पर हमारे पास वर्ड है हाईली का। अब ये वो वर्ड्स हैं जो किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं फास्ट और हम बोलते हैं वेरी फास्ट। हम बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं ही वाज रनिंग फास्ट, वो तेज भाग रहा था, ही वाज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भाग रहा था। तो ये इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है, बहुत या इंतहाई के वर्ड्स के लिए। उसके बाद हमारे पास वर्ड है स्टीम्ड। स्टीम याद रखिएगा, हम स्टीम किसको बोलते हैं? स्टीम हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड को। रिस्पेक्टेड का मतलब हमारे पास क्या है? रिस्पेक्टेड मतलब वैल्यूड। वैल्यूड मतलब जिसकी बड़ी कदर होती है, जिसकी बड़ी इज्जत होती है, जो बड़ा इज्जतदार होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑनर्ड। बड़ा खूबसूरत वर्ड है ऑनर्ड, ठीक है, इज्जतदार। मुअज्जिज को हम बोलते हैं, ठीक है, इज्जतदार, शरीफ घराने को, ठीक है। मुअज्जिज और मोहतरम, जिसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं मोहतरम। मुअज्जिज, मोहतरम, शरीफ, इज्जतदार, ये सारे सेम वर्ड्स हैं। उसके बाद आपके पास वर्ड है क्लैन। क्लैन आप समझते हैं, क्लैन हम अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो आप किसको बोलते हैं? कबीले को। उर्दू में हम क्लैन किसको बोलते हैं? कबीले को।
और अगर आप इंग्लिश में क्लैन बोलेंगे तो इंग्लिश में क्लैन का मतलब आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा। आप फैमिली को बोल सकते हैं, आप ग्रुप को बोल सकते हैं, या एक बड़ा ही अच्छा वर्ड होता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश, अगर आप मूवीज देखते हैं कोई बच्चे आप में से, तो एक वर्ड वो वहां पर पढ़ते होंगे, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भी क्या होता है, कबीला, अपने लोग, अपना ग्रुप, ठीक है, अपना सर्कल। इसके लिए एक और बड़ा खूबसूरत वर्ड है, अगर आपके ज़हन में रह जाए, किन फोक। फोक वैसे हम बोलते हैं रिश्तेदारों को, और जो बाल बच्चे रिश्तेदार होते हैं ना सारे, उनको हम क्या बोलते हैं, किन फोक बोलते हैं। तो क्लैन हम किसको बोलते हैं बेटे, कबीले को बोलते हैं। और क्लैन ऑफ कुरैश का मतलब क्या है, कुरैश का कबीला, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक की ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे, बोर्न इन 571 AD इनटू द नोबल एंड हाईली स्टीम्ड क्लैन ऑफ कुरैश, 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में कुरैश के कबीला, और कुरैश का कौन सा कबीला, जो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम था, उसके कबीले में पैदा हुए। ऐसे ही हम ट्रांसलेशन बनाएंगे ना इसे की, यानी कि 571 ईस्वी में कुरैश के, 571 ईस्वी में कुरैश के एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम कबीले में पैदा हुए। लेकिन अभी हमने फाइनल ट्रांसलेशन अभी हमने बाद में देखनी है, अभी हम हिस्सों में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कहता है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन। नोन का मतलब हमारे पास क्या होता है, फेमस। फेमस मतलब मशहूर होना, जाने जाना, ठीक है। फेमस का मतलब या नोन का वैसे टेक्निकल मतलब क्या होता है, जाने जाते थे, ठीक है, जाने जाना, जिसको लोग कहते हैं ना पहचान बन जाना किसी चीज की, सही है, या किसी चीज की क्या बन जाना, किसी चीज के लिए मशहूर हो जाना, सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज द बेनिफैक्टर। अब ये जो बेनिफैक्टर वर्ड है, ये एक्चुअल वर्ड किस में से आता है, आप जानते हैं कि एक वर्ड इंग्लिश में हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट, और बेनिफिट का मतलब हमारे पास क्या होता है, फायदा। अब बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, और बेनिफैक्टर का मतलब होता है फायदा सोचने वाला, एहसान करने वाला, अच्छी बात सोचने वाला, जिसको हम उर्दू में अगर आप प्रॉपर ट्रांसलेट करेंगे तो बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोहसिन। और जब आप बोलेंगे ना बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी हम किसको बोलते हैं, इंसानियत को, तो बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब क्या बनेगा आपके पास, बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब बनेगा मोहसिन कायनात, या आप उसे क्या बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे, मोहसिन इंसानियत। इंसानियत का अच्छा सोचने वाले, पूरी कायनात का अच्छा सोचने वाले, सब इंसानों का अच्छा सोचने वाले, उन पर एहसान करने वाले। उसके बाद है अपीयर्ड। अपीयर्ड देखिए, अपीयर्ड का मतलब होता है किसी जगह पर आना, किसी जगह पर जाहिर होना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़ात की बात चूंकि हो रही है, तो हम एहतराम वाला एलिमेंट बिल्कुल ज़हन से नहीं निकालना, याद रखिएगा किसी एक मौके पर भी। तो यहां पर हम एक बड़ा ही जो इज्जत भरा वर्ड होता है ना, वो हम यूज करेंगे। हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ज़हूर। अब देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो मैं इस तरह के अल्फाज तो नहीं बोलूंगा। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप वसल्लम के दुनिया में आने के लिए जो वर्ड यूज करूंगा, मैं वो कौन सा वर्ड यूज करूंगा, ज़हूर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जाहिर हुए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। तो कहता है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें मोहसिन इंसानियत के नाम से जाना जाता था, जो मोहसिन इंसानियत के नाम से मशहूर थे, जो मरूफ थे मोहसिन इंसानियत से, अपीयर्ड एट अ टाइम, ऐसे वक्त में उनका ज़हूर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इंसानियत मोहसिन इंसानियत के नाम से जाने जाते थे, एक ऐसे वक्त में उनका ज़हूर हुआ व्हेन, और व्हेन की ट्रांसलेशन आप जानते हैं, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, टाइम से रिलेटेड बात होती है। व्हेन द वर्ल्ड वाज, जब दुनिया, इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड का मतलब क्या है, भरा हुआ होना। इनगल्फ्ड का मतलब क्या है, भरा हुआ होना, ठीक है। इनगल्फ का मतलब क्या है, भरा हुआ होना, डूबा हुआ होना, पूरी, जैसे हम बोलते हैं ना सर से पानी गुजर चुका होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनगल्फ्ड। अगर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की इसकी में बात करेंगे तो आप इसके लिए बोलेंगे किसी चीज का किसी चीज में सबमर्ज होना। सबमर्ज होने का मतलब क्या है, डूबना, ठीक है। किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ उस पर क्या करना,
उस पर ओवरकम करना, मतलब उस पर काबू पा लेना, उसमें भरे हुए होना, फुल ऑफ होना जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। आप क्या बोलेंगे इसको, फुल ऑफ, ठीक है। यहां आप उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब का मतलब दुनिया को उसने क्या किया हुआ था, अपने अंदर अब्जॉर्ब किया हुआ था, अपने अंदर भरा हुआ था। इग्नोरेंस आप जानते हैं, इग्नोरेंस के वर्ड को हम किसको बोलते हैं, जहालत को बोलते हैं, ला इल्मी को बोलते हैं। मॉरल का वर्ड आप अच्छे से जानते हैं, इसके लिए एक और वर्ड हमारे पास क्या होता है, एथिकल, ठीक है। मॉरल और एथिकल दोनों सेम मीनिंग होते हैं और दोनों का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, इखलाकी। और डिके बड़ा ही अच्छा वर्ड है, डिके याद रखिएगा, हम किसको बोलते हैं, जवाल को। डिके हम किसको बोलते हैं, जवाल को। डिके का मतलब क्या होता है, डाउन। कोई चीज जो अपनी सबसे कम तर सतह तक पहुंची होती है ना, जो तबाही तक पहुंची होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिके बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम डाउन बोलते हैं, जिसको हम डिक्लाइन बोलते हैं। डिक्लाइन का मतलब भी क्या होता है, जवाल पजीर होना, जवाल पजीर, नीचे चले जाना, ठीक है। जिसको आप बोलते हैं फॉल। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, जवाल होना, ठीक है, किसी चीज का नीचे चले जाना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये मतलब आप समझ लें कि डिकेज होता है ना सॉरी, डिकेज होता है ना, ये एंटोनिम होता है हमारे पास किसका, ग्रोथ का, ठीक है। ये एंटोनिम होता है हमारे पास अप का। जैसे अप का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, डाउन होता है। ग्रोथ का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, डाउन होता है। फॉल ऑफ होता है, डिक्लाइन होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जवाल बोलेंगे। अब ये बन गया जी हमारे पास पूरा सेंटेंस। हमने एक एक वर्ड करके टुकड़ों में समझ लिया। अब इसकी करेंगे हम पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन। तो पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखिए कैसे चलेगी। 571 ईस्वी में, 571 ईस्वी में इन 1957 एडी हमने पढ़ा, कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और निहायत मोहतरम कबीले में। अब हमने क्या किया, नोबल की ट्रांसलेशन क्या कर दी, मुअज़्ज़ज़, और हमने स्टीम की ट्रांसलेशन क्या कर दी, मोहतरम। और इसके साथ कौन सा वर्ड है हमारे पास, इंतहाई। 570 ईस्वी में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और निहायत, हमने यहां पर कौन सा वर्ड लिख दिया है, हाईली के लिए, निहायत मोहतरम कबीले में पैदा होने वाले, पैदा हुए नहीं, पैदा होने वाले। यहां पर जो बोर्न की ट्रांसलेशन है, ये बोर्न की ट्रांसलेशन तब होती जब हम लिखते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो यहां पर एडजेक्टिव सेंस में यूज किया गया है, पैदा होने वाले। उसके बाद है जी, मोहसिन इंसानियत के लक़ब से मारूफ, नोन एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मोहसिन इंसानियत के लक़ब से मारूफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर उस वक्त हुआ, अपीयर्ड एट अ टाइम, उस वक्त ज़हूर हुआ जब दुनिया जहालत और इखलाकी जवाल में डूबी हुई थी। यहां पर हमने गल्फ की बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन की, और वो क्या की, डूबी हुई थी, मतलब एब्जॉर्ब थी, मतलब सबमर्ज थी, ठीक है। 571 ईस्वी में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और निहायत मोहतरम कबीले में पैदा होने वाले मोहसिन इंसानियत के लक़ब से मारूफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर उस वक्त हुआ जब दुनिया जहालत और इखलाकी जवाल में डूबी हुई थी। ये पूरे इस लाइन की ट्रांसलेशन, और मैंने आपको क्या कहा है कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, हिस्सों हिस्सों में ट्रांसलेशन नहीं करनी। हिस्सों हिस्सों में ट्रांसलेशन करेंगे तो आप सारी चीजों से जाते रहेंगे, आप कभी भी इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं समझ सकेंगे, आप कभी भी इंग्लिश में सेंटेंस की ट्रांसलेशन नहीं बना सकेंगे, वो चाहे इंग्लिश टू उर्दू हो या उर्दू टू इंग्लिश हो, और सिनोनिम तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे ना आप। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन बनती है इस सेंटेंस की। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस पर जाने से पहले मैं आपको एक दफा फिर याद करवा दूं, आपने सेंटेंस की ट्रांसलेशन खुद अपने हाथों से लिखनी है। आपने ये जो ट्रांसलेशन मैंने आपको लिखवाई है, या आपने नोटबुक पर अपने हाथों से लिखनी है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे सेंटेंस को सामने रख के, बिलीव मी, तब तक आप अपने आपकी ट्रांसलेशन कभी भी आपकी तैयार नहीं हो सकेगी। उसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट सेंटेंस पे, द सोशल फैब्रिक। अब देखें, ये जो सोशल का वर्ड है ये हमारे पास आता है सोसाइटी से, और सोसाइटी वर्ड भी यहां पर यूज किया गया है। तो बेसिकली सोसाइटी नाउन है, सोशल हमारे पास एडजेक्टिव है। सोशल का मतलब हमारे पास क्या होता है,
सोशल का मतलब हमारे पास होता है समाजी, ठीक है। या जैसे सोसाइटी होता है ना, सोसाइटी हम किसको बोलते हैं, माशरा। अब माशरा है तो सोशल की ट्रांसलेशन आप माशरती भी कर सकते हैं, ठीक है, माशरती ट्रांसलेशन भी इसकी होती है। अच्छा, तो सोशल का मतलब हो गया समाजी या माशरती। अब यहां पे वर्ड लिखा हुआ है फैब्रिक। अगर आप देखेंगे टेक्निकल ना, तो फैब्रिक का मतलब तो होता है कपड़ा। फैब्रिक का मतलब क्या होता है, कपड़ा। अब सोशल फैब्रिक का मतलब सामाजिक कपड़ा या माशरती कपड़ा तो नहीं ना होगा। यहां पर फैब्रिक की जो ट्रांसलेशन आएगी ना, यहां पे जो फैब्रिक की ट्रांसलेशन आएगी वो आपने याद रखना है। फैब्रिक की यहां पे जो ट्रांसलेशन आएगी वो किस सेंस में आएगी, वो आपके पास आएगी जी ढांचे की सूरत में। ढांचा मतलब आप किसको बोलेंगे ना, स्ट्रक्चर, निजाम की सूरत में। निजाम का मतलब क्या होगा, सिस्टम, ठीक है। यहां पर फैब्रिक की ट्रांसलेशन कभी भी कपड़ा नहीं होगी। यहां पर फैब्रिक की ट्रांसलेशन बेटे क्या होगी, यहां पर फैब्रिक की ट्रांसलेशन या तो निजाम होगी या फैब्रिक की ट्रांसलेशन आपके पास किस सेंस में यूज होगी, ढांचे की सूरत में। यानी कि द सोशल फैब्रिक का मतलब क्या बनेगा, समाजी ढांचा, समाजी निजाम, ठीक है। अब समाजी कपड़ा तो नहीं आप कहेंगे ना। और सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी आप क्या बोलेंगे, माशरे का समाजी निजाम, माशरे का समाजी ढांचा। याद रखिएगा यहां पर फैब्रिक का मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर, या फैब्रिक का मतलब क्या होगा, सिस्टम। उसके बाद है जी वाज टॉर्न। अब देखिए टॉर्न का जो मतलब है ना, टॉर्न, जैसे आपने यहां पर वर्ड यूज किया फैब्रिक, तो कपड़े के फाड़ने को हम क्या बोलते हैं, कपड़े के फाड़ने को हम क्या बोलते हैं, टॉर्न बोलते हैं। टेयर बोलते हैं ना कपड़े को फाड़ना, ये उसकी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है टॉर्न। लेकिन यहां पर हम कपड़े को फाड़ने के लिए तो यूज नहीं करेंगे ना वाज टॉर्न, यानी कि जो निजाम था वो खराब हुआ था। तो यहां पर जो टोन की ट्रांसलेशन होगी ना बेटे, याद रखिएगा, यहां पर जो टोन की ट्रांसलेशन होगी इसका मतलब होगा कि उसको क्या किया था, डिस्टोर्ट किया था, उसको डिस्टर्ब किया था, ठीक है, उसको परेशान था। मतलब निजाम जो क्या था वो खराब था, वो निजाम जो था वो टुकड़े टुकड़े हो चुका था, चाक चाक हो चुका था। आप इस तरह का कोई सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। टुकड़े टुकड़े हो गया था, चाक चाक हो गया था, हिस्सा हिस्सा हो गया था, ठीक है। मतलब उसमें पुख्तगी नहीं रही थी, उसमें मुकम्मल पान नहीं रहा था, खत्म हो गया था, तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। आप आसान तरीन सिनोनिम यहां पर इसका क्या देख सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। उसके बाद है ट्राइबल। तो ट्राइबल जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्लैन की, तो ट्राइब असल में उसका वर्ड होता है, और उसके लिए हम क्या, ट्राइबल का मतलब क्या, कबाइली। अब यहां पर हमारे पास वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, एरोगेंट वैसे हम किसी ऐसे बंदे को बोलते हैं जो मगरूर होता है, जिसमें तकब्बुर होता है, ऐसे ही है ना हमारे पास। तो एरोगेंस हम बोलेंगे बेटे किसको, हॉटीनेस को, ठीक है, कंसीट को। ईगो वर्ड होता है ना आपके पास, ईगो, ईगो याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, गुरूर और तकब्बुर को बोलते हैं। ईगोटिज्म को हम क्या बोलते हैं, एरोगेंस बोलते हैं। ये इसका सबसे आसान तरीन सिनोनिम, और उससे भी आसान तरीन सिनोनिम इसका क्या है, प्राइड। अगर आप थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा एडवांस इसका देखना चाहेंगे सिनोनिम, तो वो आपके पास क्या होगा, हॉटीनेस हम बोलते हैं, ठीक है, कंसीट बोलते हैं। अगर आप कभी इन 5 वर्ड्स को अच्छे तरीके से रट लेना, एरोगेंस, हॉटीनेस, कंसीट, एगोटिज्म, प्राइड, तो बिलीव मी आपको आगे आपके पूरे चैप्टर्स में लिखने में, एसेज में, राइटिंग में ये बार बार वर्ड्स यूज होंगे, ये 5 के 5। एरोगेंस का मतलब होता है गुरूर, एरोगेंस का मतलब होता है तकब्बुर, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पे कबाइली एरोगेंस की बात की जा रही है, तो यहां पर एक बड़ा खूबसूरत हम वर्ड यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं अनापरस्ती। जिसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया है ईगोटिज्म, ठीक है। ईगोटिज्म मतलब अनापरस्ती। उसके बाद है वाइड स्प्रेड। अब देखिए स्प्रेड के वर्ड से तो आप सब वाकिफ होंगे। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ठीक है। वाइड स्प्रेड का मतलब हमारे पास क्या होता है, वाइड स्प्रेड हमारे पास क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हर तरफ फैला हुआ है, जो हर सू फैला, जैसे बीमारी होती है ना हर तरफ फैली होती है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले कोरोना क्या था, कोरोना वाज अ वाइड स्प्रेड डिजीज। वाइड स्प्रेड डिजीज का मतलब क्या है, जो हर तरफ फैली हुई है, हर तरफ मौजूद है। और जस्टिस हमारे पास होता है इंसाफ,
और इनजस्टिस हमारे पास क्या होता है, ना इंसाफी। ठीक है, इनजस्टिस हमारे पास क्या होती है, ना इंसाफी को हम बोलते हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड है जस्टिस का। अब हमारे पास सेंटेंस चलेगा, द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, माशरे का समाजी ढांचा या माशरे का समाजी निजाम, वाज टोन, तबाह हो चुका था, टुकड़े टुकड़े हो चुका था, पाश पाश हो चुका था, चाक कर दिया गया था बाय आइडल्ट्री। और किसने इसको चाक किया था, बाय आइडल्ट्री। आइडल वर्ड आप पढ़ते हैं और आइडल आप जानते हैं, आइडल हम किसको बोलते हैं, बुत को। तो जब हम बुत को आइडल बोलते हैं तो आइडल्ट्री हम किसको बोलेंगे, बुत परस्ती को। आइडल्ट्री किसको बोला जाएगा, बुत परस्ती। तो तीन चीजें बताई गई हैं। नंबर 1 क्या बताया गया जी, बुत परस्ती। नंबर 2 क्या बताया गया है, ट्राइबल एरोगेंस, मतलब कबाइली अनापरस्ती। और तीसरी चीज क्या बताई गई है कि हर तरफ फैली हुई नाइंसाफी, हर तरफ फैली हुई नाइंसाफी, यानी कि मुकम्मल नाइंसाफी। तो हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा कि माशरे के समाजी निजाम को, माशरे के समाजी ढांचे को बुत परस्ती, कबाइली अनापरस्ती और हर तरफ फैली नाइंसाफी ने चाक चाक कर दिया था, चाक कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, पाश पाश कर दिया था, तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर टोन के लिए। तो आपके पास जो ट्रांसलेशन चलेगी वो क्यों चलेगी, बुत परस्ती, कबाइली अनापरस्ती और हर तरफ फैली नाइंसाफी ने। अब देखिए मैं अगेन वही बात, क्या आपने ये देखना है कि आपने पूरे सेंटेंस को सबसे अच्छे तरीके से कैसे ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैसे इंग्लिश चल रही है वैसे वैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब हमने ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट किया, बुत परस्ती। अब बुत परस्ती तो बिल्कुल दरमियान में लिखा हुआ है। हम पहले तीन चीजों को मेंशन कर लेंगे और बाद में बता देंगे कि ये तीन चीजों ने माशरे को तबाह किया है। तो पहली चीज क्या है, बुत परस्ती यानी कि आइडल्ट्री। दूसरी चीज क्या है, कबाइली अनापरस्ती मतलब ट्राइबल एरोगेंस। और तीसरी क्या है, वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, हर तरफ फैली हुई नाइंसाफी। तो सेंटेंस चलता है हमारे पास, बुत परस्ती, कबाइली अनापरस्ती और हर तरफ फैली नाइंसाफी ने माशरे के समाजी ढांचे को, माशरे के समाजी ढांचे का मतलब क्या है, द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को चाक कर दिया था। चाक करने के लिए कौन सा वर्ड, किसकी ट्रांसलेशन हमने किया, चाक कर दिया था, टोन मतलब तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो सेंटेंस चलेगा, बुत परस्ती, कबाइली अनापरस्ती और हर तरफ फैली नाइंसाफी ने माशरे के समाजी ढांचे को चाक कर दिया था। उसके बाद है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी हम किसको बोलते हैं, ह्यूमन हम बोलते हैं ना इंसान को, तो ह्यूमैनिटी हम किसको बोलते हैं, इंसानियत को। ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी, देखिए अपीयर टू का मतलब होता है लगना, जाहिर होना, ऐसा लगता था। जैसे अगर फर्ज करें मैं एक छोटा सा सेंटेंस बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं ही अपीयर टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। तो अपीयर टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन का मतलब क्या होगा कि वो एक ईमानदार आदमी लगता था, वो एक ईमानदार आदमी जाहिर होता था, याद रखिएगा। तो अपीयर टू का मतलब होता है जाहिर होना, लगना। उसके बाद है हमारे पास यहाँ दिखाई देना, जैसे वो एक ईमानदार आदमी दिखाई देता था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइलेंटली। साइलेंट वर्ड होता है चुप, तो साइलेंटली का मतलब क्या है, एडवर्ब यूज हुआ है, मतलब चुपचाप, खामोशी से। यर्न बड़ा खूबसूरत वर्ड है, यर्निंग यूज किया गया। यर्न का मतलब होता है ख्वाहिश करना, यर्न का मतलब होता है आरजू करना, यर्न का मतलब होता है उम्मीद रखना, ठीक है। आरजू ख्वाहिश को, किसी चीज की भूख को, किसी चीज की प्यास को, किसी चीज की, जैसे हम बोलते हैं ना वांट, वांट मतलब चाहना, वांट मतलब चाहना, विश मतलब ख्वाहिश करना, चाहना, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यर्निंग। फिर हमारे पास है डॉन। डॉन याद रखिएगा, नई सुबह को, सुबह की जो पहली किरण होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। द फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऑफ अ न्यू डे, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इनलाइटमेंट, बड़ा खूबसूरत वर्ड है, याद रखिएगा। उर्दू में आप इसके लिए बड़े दो तीन खूबसूरत वर्ड्स पढ़ते हैं। इनलाइटमेंट का मतलब हमारे पास उर्दू में होता है बेटे शऊर, ठीक है, शऊर, जिसके लिए आप उर्दू में एक वर्ड यूज करते हैं बेदारी, मतलब अक्ल आना, शऊर आना, तमीज आना, तहजीब आना, इल्म आना, इसको लॉजिक आना, फिलॉसफी आना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइटमेंट बोलते हैं, शऊर को हम बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है,
जब आप सिविलाइज्ड होते हैं, जब आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। वैसे एनलाइटमेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन हासिल करना, ठीक है। एनलाइटमेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा, जब आपको क्या मिलती है, इंसाइट मिलती है, आपको हिकमत मिलती है, आपको विजडम मिलती है, आपको अक्ल मिलती है, आपको शऊर आता है, देन अब आप उसको क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट बोलते हैं। और डिवाइन गाइडेंस तो आपको पता हम किसको बोलते हैं, रहनुमाई को बोलते हैं। और डिवाइन मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी ऐसी चीज जो किससे रिलेटेड होती है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है, खुदा की तरफ से होती है, अल्लाह की जात की तरफ से होती है, अल्लाह की जात से रिलेटेड होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिवाइन बोलते हैं, इलाही बोलते हैं या खुदाई बोलते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस का मतलब हमारे पास क्या होगा, या तो हम बोलेंगे खुदाई रहनुमाई, या हम खुदाई की जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इलाही रहनुमाई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सेंटेंस है, ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी साइलेंटली यर्निंग फॉर द डॉन ऑफ एनलाइटमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस। तो आपके पास सेंटेंस बनेगा पूरा, इंसानियत चुपचाप, इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटी और साइलेंटली मतलब चुपचाप, इंसानियत चुपचाप शऊर और हिदायत इलाही की। हिदायत इलाही का मतलब क्या है, हिदायत की ट्रांसलेशन हमने किस वर्ड के लिए किया, गाइडेंस की। गाइडेंस मतलब रहनुमाई, या गाइडेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, हिदायत मतलब डायरेक्शन, हिदायत। और चुपचाप शऊर और खुदाए इलाही की नई सुबह की ख्वाहिशमंद दिखाई देती थी। नई सुबह का मतलब क्या है, डॉन, और ख्वाहिशमंद दिखाई देना मतलब yearned टू अपीयर टू यर्न, ख्वाहिशमंद दिखाई देना, ख्वाहिशमंद मतलब यर्निंग, और अपीयर टू मतलब दिखाई देना। तो पूरे सेंटेंस की जो प्रॉपर ट्रांसलेशन बनती है, जो खूबसूरत अच्छे नंबर लेने वाली ट्रांसलेशन बनती है, वो बेटे क्या बनती है, इंसानियत चुपचाप शऊर और हिदायत इलाही की नई सुबह की ख्वाहिशमंद दिखाई देती थी। इंसानियत चुपचाप शऊर और हिदायत इलाही की नई सुबह की, शऊर और हिदायत इलाही की नई सुबह की ख्वाहिशमंद दिखाई देती थी। ये वो ट्रांसलेशन है जब आप लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, और ये आपके लिए याद रखना बड़ा आसान होगा, समझना बड़ा आसान होगा। उसके बाद देखिएगा, अब हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के चारों सेंटेंसेस मुकम्मल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और चारों सेंटेंसेस को देख लेते हैं। बल्कि मैं उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूं सिर्फ और सिर्फ, और इसको आपने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पर लिखना है, अपनी नोटबुक पर नोट करना है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपने याद रखना है आपकी ये ट्रांसलेशन तैयार होने वाली नहीं है। नोटबुक लेनी है, बुक पकड़नी है, बुक से देखते जाना है। नोटबुक पर पहले जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है तो हेडिंग दे लेनी है पैराग्राफ 1, उसके जितने भी सिनोनिम्स है वो लिख लेने हैं ताकि सारे एक जगह पर लिखे जाएं और याद रखने आसान हो। उसके बाद आपने पूरे सेंटेंस की क्या करनी है, ट्रांसलेशन लिखनी है। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमारे पास इस तरह बनी है, अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मुकद्दस शहर मक्का हिजाज के जनूब मशरकी खिता में बंजर पहाड़ियों के दरमियान में वाक़या है। 571 ईस्वी में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और निहायत मोहतरम कबीले में पैदा होने वाले मोहसिन इंसानियत के लक़ब से मारूफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर उस वक्त हुआ जब दुनिया जहालत और इखलाकी जवाल में डूबी हुई थी। और मैं दोबारा बताऊं कि पूरे इस चैप्टर की ट्रांसलेशन में जिस चीज को हमने हाथ से निकलने नहीं देना है, जिसके बारे में, जिसको हाथ से निकलने के बारे में हमने सोचना भी नहीं है, वो क्या है, वो एहतराम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का। तो आगे चलेंगे, बुत परस्ती, कबाइली अनाप परस्ती। बुत परस्ती के लिए कौन सा वर्ड था हमारे पास, बुत परस्ती के लिए आइडल्ट्री। कबाइली अनाप परस्ती के लिए कौन सा वर्ड था, ट्राइबल एरोगेंस। और हर तरफ फैली नाइंसाफी, और हर तरफ फैली नाइंसाफी का मतलब क्या, वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। तो सेंटेंस चलता है, बुत परस्ती, कबाइली अनाप परस्ती और हर तरफ फैली नाइंसाफी ने मुआशरे के समाजी ढांचे को चाक कर दिया था, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तबाह कर दिया था। इंसानियत चुपचाप शऊर और हिदायत इलाही की नई सुबह की ख्वाहिशमंद दिखाई देती थी। इंसानियत चुपचाप शऊर और हिदायत इलाही की नई सुबह की ख्वाहिशमंद दिखाई देती थी। तो ये है बेटे हमारे पास हमारा जो यूनिट 1 है, खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ
مجھے امید ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت سارا کچھ ملا ہوگا، اور آپ نے اگر توجہ سے سنا ہوگا تو لازمی طور پر آپ نے اس کی پوری ٹرانسلیشن آپ کو پڑھتے پڑھتے یاد بھی ہوگی اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے، اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے، وہ آپ نے لازمی طور پر جوائن کر لینا۔ میں ہر لیکچر کے بعد اس لیکچر کا جو پی ڈی ایف ہوگا نا، اس لیکچر کے جو نوٹس ہوں گے، جیسے ابھی جو میں نے لکھا، جو سارا کچھ ہوا، یہ میں سارا کچھ کیا کروں گا، میں اس چینل پر اپلوڈ بھی کر دوں گا، سینڈ بھی کر دوں گا، تاکہ اگر بہت سارے جو آلسی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، میرے جیسے کام چور جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ صرف ان کا پرنٹ نکال کر بھی اپنے پاس رکھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے مور دین انف ہوگا۔ تو چینل لازمی کر لیجئے گا جوائن، اور اس چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا، یوٹیوب کے چینل کو، تاکہ آپ کو جیسے جیسے ہمارے ویڈیوز آتے جائیں آپ کو ملتے جائیں، اور کوئی بھی نئی انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہو، کوئی نوٹ شیئر کرنے ہو، تو وہ آپ کو میں واٹس ایپ چینل کے تھرو کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ اللہ حافظ۔